मैं कहानीकार नहीं, जेब कतरा हूं। सआदत हसन मंटो। मेरी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली मेरे जन्म की, दूसरी मेरी शादी की और तीसरी मेरे कहानीकार बन जाने की। लेखक के तौर पर राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही नजर से देखता हूं। लीडर और दवा फरोशी दोनों पेशे हैं। राजनीति से मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से थी। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते थे और मैं अखबार नहीं पढ़ता। दरअसल हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी को फिल्में जरूर देखनी चाहिए थीं और मुझे अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहानी कैसे लिखता हूं। इसके जवाब में मैं कहूंगा कि मैं अपने कमरे के सोफे पर बैठ जाता हूं, कागज कलम लेता हूं और बिस्मिल्लाह कहकर कहानी कहना शुरू कर देता हूं। मेरी तीनों बेटियां शोर मचा रही होती हैं। मैं उनसे बातें भी करता हूं, उनके लड़ाई झगड़े का फैसला भी करता हूं। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूं, पर कहानी भी लिखता रहता हूं। सच पूछिए तो मैं वैसे ही कहानी लिखता हूं जैसे खाना खाता हूं, नहाता हूं, सिगरेट पीता हूं और झक मारता हूं। अगर पूछा जाए कि मैं कहानी क्यों लिखता हूं, तो कहूंगा कि शराब की तरह कहानी लिखने की भी लत पड़ गई है। मैं कहानी न लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, या गुस्ल नहीं किया है, या शराब नहीं पी है। दरअसल मैं कहानी नहीं लिखता हूं, बल्कि कहानी मुझे लिखती है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। वैसे तो मैंने 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और जिस पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में न हो तो मैं सिर्फ सआदत हसन होता हूं। कहानी मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होती है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूं कि कोई कहानी निकल आए। कहानी लिखने की बहुत कोशिश करता हूं, पर कहानी दिमाग से बाहर आती ही नहीं। थक हार कर आखिर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। अनलिखी कहानी की कीमत पेशगी वसूल कर चुका हूं, इसलिए बड़ी झुंझलाहट होती है। करवट बदलता हूं, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूं, बच्चियों को झूला झुलाता हूं, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूं। घर में इधर उधर बिखरे नन्हे मुन्हे जूते उठाकर एक जगह रखता हूं। पर कमबख्त कहानी जो मेरी जेब में पड़ी होती है मेरे दिमाग में नहीं आती और मैं तिल मिलाता रहता हूं। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो गुसल खाने में चला जाता हूं, पर वहां से भी कुछ मिलता नहीं। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है। मुझे अपने तजुर्बे से यह पता लगा है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, पर हैरानी है कि फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहानीकार हूं। इस बारे में मैं यही कह सकता हूं कि या तो मेरे आलोचकों को खुशफहमी है या फिर मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं। ऐसे मौकों पर जब कहानी नहीं ही लिखी जाती तो कभी यह होता है कि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर लिखना शुरू कर देता हूं। उस समय दिमाग बिल्कुल खाली होता है, पर जेब भरी हुई होती है। तब अपने आप ही कोई कहानी उछल कर बाहर आ जाती है। उस नुक्ते से मैं खुद को कहानीकार नहीं, बल्कि जेब कतरा समझता हूं, जो अपनी जेब खुद काटता है और वो भी लोगों के हवाले कर देता है। मैंने रेडियो के लिए जो नाटक लिखे वे रोटी के उस मसले की पैदावार हैं जो हर लेखक के सामने उस समय तक रहता है जब तक वो पूरी तरह मानसिक तौर पर अपाहिज न हो जाए। मैं भूखा था, इसलिए मैंने ये नाटक लिखे। दाद इस बात की चाहता हूं कि मेरे दिमाग ने मेरे पेट में घुसकर ऐसे हास्य नाटक लिखे हैं जो दूसरों को हंसाते हैं, पर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी पैदा नहीं कर सकते। रोटी और कला। रोटी और कला का रिश्ता कुछ अजीब सा लगता है, पर क्या किया जाए, खुदाबंद ताला को यही मंजूर है। ये गलत है कि खुदा हर चीज से खुद को निर्लिप्त रखता है और उसको किसी चीज की भूख नहीं है। दरअसल उसे भक्ति चाहिए, और भक्ति बड़ी नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि चुपड़ी हुई रोटी है जिससे ईश्वर अपना पेट भरता है। सआदत हसन मंटो लिखता है क्योंकि वो ईश्वर जितना कहानीकार और कवि नहीं है। उसे रोटी की खातिर लिखना पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बहुत बड़ा नाम है। अगर ये खुशफहमी न हो तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए। पर मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूं। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खाने में तो कभी अस्पताल में रहता हूं। मुझसे पूछा जाता है
کہ میں شراب سے اپنا پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتا. میں اپنی زندگی کا 3/4 حصہ بد پرہیزیوں کی بھیٹ چڑھا چکا ہوں. اب تو یہ حالت ہے کہ پرہیز شبد ہی میرے لیے ڈکشنری سے غائب ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اگر پرہیز سے گزاری جائے تو ایک قید ہے، اگر وہ بد پرہیزیوں میں گزاری جائے تو بھی ایک قید ہے. کسی نہ کسی طرح ہمیں اس جراب کے دھاگے کا ایک سرا پکڑ کر اسے ادھیڑتے جانا ہے، اور بس کچھ نہیں.